तो आज हम शुरू करने वाले हैं इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास। चलिए इसको देखते हैं। 150 वर्ड में क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और ये भी लगभग अपनी रेंज में था, मतलब अपने से उसमें भी था, अपने नोट्स में था। इन्वायरमेंट इसका पढ़ाया था यूट्यूब पे मैंने एक बार आपको। जीएस3 मेरा इस बार बहुत अच्छा गया, मतलब मैं जैसे क्वेश्चन अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ सेम इसी तरीके लेके आया था। जीएस3 वाकई बहुत अच्छा गया। उसके एक ही रीजन था कि सारा का सारा मैंने जीएस3 आपको पढ़ाया था यूट्यूब पे। मतलब इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, ये सारे टॉपिक जो है, इंटरनल सिक्योरिटी, सारे के सारे वही उसी रेंज में क्वेश्चन थे, मतलब इसलिए बेनिफिट मिला उस चीज का। ठीक है, कीजिए। तो भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। तो एक तो ये थीम पकड़नी है कि ये क्या होता है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। तो इसको चाहो तो इंट्रोडक्शन में इसको बता दो। इंट्रो के अंदर सबसे बढ़िया रहता है कि आप जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है, ठीक है, EIA जो है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में थोड़ा बता दें, जो हमारे सिलेबस में साफ साफ तौर पे लिखा गया है एकदम, इसको बता सकते हैं। भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है। देखो, इसमें भूमिका मोटे तौर पर पॉजिटिव भी रहती है और नेगेटिव भी रहती है। तो आप जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि महत्वपूर्ण विवरणों सहित 4 आपको उदाहरण बताने हैं, तो आप विवरण में ये भी बता सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकते हो। जहां जहां ऐसे नेगेटिव आपके पास एग्जाम्पल है, ऐसे एनजीओ के जो कहीं ना कहीं दूसरी सरकारों के हिसाब से काम कर रहे थे, वो भी दे सकते हो। बाकी पॉजिटिव वाली चीजें आगे रखना। तो इंट्रोडक्शन में ये क्लियर हो गया कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। कि कोई भी जब योजना बनती है, जैसे कहीं से भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, राजमार्ग बन रहा है या रेल मार्ग बन रहा है या कोई पुल बन रहा है, तो हमें ये देखना है कि उस योजना का जो इन्वायरमेंट है, जो पारितंत्र है, उस पर क्या इम्पैक्ट बनने वाला है। जैसे केन बेतवा जो नदी जोड़ो योजना है, तो वहां पे कौन से जो टाइगर रिजर्व है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उस पर। जैसे हिमालय के अंदर कोई योजना या बांध बनती है, तो उसका ये देखा जाता है कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये एक असेसमेंट किया जाता है पहले। तो पूर्व आकलन से फायदे बहुत होते हैं। तो आप पहले, सबसे पहले इसको बता दो इंट्रोडक्शन में, और तुरंत जैसे बॉडी पार्ट शुरू होता है तो आप इसका एक फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। इसमें बताओ कि क्या इसका फायदा है। जैसे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, है ना, पारदर्शिता। इसमें ये होगा कि पूर्व आकलन कर सकते हैं हम, पूर्व आकलन संभव है, यानी समस्याओं का आकलन कर सकते हैं हम। और क्या हो सकता है, इसे जवाबदेहिता सुनिश्चित हो जाएगी, जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी। एक डायग्राम बना दो ऐसा करके। इससे क्या होगा, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, व्यवहारिकता इसमें बहुत ज्यादा है, जो एक डायग्राम हमारे नोट्स में भी आपको मिलेगा। इसके अलावा क्या, इससे सस्टेन डेवलपमेंट होगा, सतत व समावेशी विकास होगा, क्योंकि हम इन्वायरमेंट को भी शामिल कर रहे हैं। जो इसके अलावा वंचित वर्ग है उसको भी हम शामिल कर रहे हैं। वंचित वर्ग पर भी तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है ना ऐसी योजनाओं का। तो एक सस्टेन डेवलपमेंट मॉडल है, ऐसे करके इसका एक आकलन करते हैं। तो प्रमुख परियोजनाओं के लिए परिणामों को प्रभावित करने में इसका मतलब कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं। जो बॉडी पार्ट के अंदर पहला तो हमने डायग्राम चिपका दिया। सेकंड जो पार्ट अब आपको लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं, इनकी भूमिकाओं के बारे में आपको लिखना है। अब कई बार ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं, बट क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे है कि पॉजिटिव हमें लिखना है, नेगेटिव ज्यादा बात नहीं करनी है। आप एक पॉइंट में कहीं दिखाना चाहो तो दिखा देना। तो भूमिका में आप क्या दिखाओगे, ये क्या करते हैं, एक तो जन जागरूकता का काम करते हैं। मतलब कहीं भी ऐसी योजनाएं होती है, कोई कंपनी आके कोई प्लांट लगा रही है, आपने उड़ीसा में देखा होगा, उड़ीसा में ऐसा बॉक्साइट खनन वाला भी काफी मामला, नीमगिरी फाड़ी वाला चर्चा में रहा था, और नर्मदा वाला आंदोलन है। अभी जैसे हम बात कर सकते हैं सोनम वांगचुक, जो लद्दाख में उन चीजों को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक एनजीओ है ना। एनजीओ के माध्यम से कैसे जो स्थानीय मुद्दे हैं इन्वायरमेंट के, उनको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव नोट पे लिख सकते हो। सोनम वांगचुक वांगचुक का मैंने रियल एग्जाम में लिखा था कि रिसेंटली जो लद्दाख में ऐसे मुद्दे हुए हैं, उनको लेकर जो आंदोलन है, जन जागरूकता है लोगों में, तो ऐसे कर सकते हैं। इनकी भूमिका। दूसरा, कानूनी प्रावधान भी ठीक है इनका, कि ये क्या करते हैं, इनके पास अच्छे संसाधन होते हैं, एक टीम होती है, तो उनको लगता है कि इसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आएगा इन्वायरमेंट पे, या स्थानीय जो लोग है, वंचित वर्ग है, जनजाति लोग है,
इस योजना का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो कानून की सहायता भी लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर सकते हैं, तो एक कानूनी प्रावधान है। तीसरा इनके पास तकनीकी भी होती है चीज़ें, कि उनमें क्या सुधार हो सकता है। मतलब अपनी तकनीकी भूमिका भी निभा सकते हैं या सोशल जो डेवलपमेंट है उसमें भी अपनी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे करके आपको इनकी भूमिका लिखनी है। नेगेटिव भूमिका में कई बार हमने देखा कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो दूसरे देशों की सरकारों के अनुसार चलते हैं और वो हमारे कहीं न कहीं इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करते रहते हैं। ऐसे ही वहाँ के जन आंदोलन को हवा देते रहते हैं। जबकि उसका उद्देश्य कोई ज़्यादा खास नहीं था, जैसे कूड़ा-निकलम का मामला आता है और भी बहुत सारे मामले आते हैं। तो वो बताना है और तीसरा इसमें क्या है 4 महत्वपूर्ण मतलब एक उदाहरण बताने हैं। तीसरा आपके पास ये डायमेंशन कवर करनी है और उनका थोड़ा-सा विवरण भी देना है। विवरण का मतलब साफ पूछ रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आप पहला एक लिख सकते हो, सब जानते हैं नर्मदा बचाओ जो आंदोलन हुआ था। उसने बड़ी भूमिका निभाई थी मेधा पाटकर और जो अन्य मतलब सामाजिक कार्यकर्ता या एनवायरनमेंट के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। क्योंकि उससे क्या होगा, कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को भी काफ़ी इम्पैक्ट उस पे जा रहा था। साथ में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ की आबादी है, जनजातीय आबादी को भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट हो रहा था। इसमें विवरण में लिख सकते हो पुनर्वास को लेकर अच्छी बातें हुई, सरकार पे थोड़ा दबाव बढ़ा। नेगेटिव में लिख सकते हैं कि हाँ, योजना थोड़ी डेवलपमेंट की योजनाएँ काफ़ी उसमें देरी हो गई थी। कई सारे संकट ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही सोनम वांगचुक वाला एक एग्ज़ाम्पल देके बता दो। एक कुडानकुलम का एग्ज़ाम्पल देके बता दो कि वहाँ पे ये विवरण दो कि थोड़ा-सा जो न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा है कि नेगेटिव सेंस में चीज़ें ज़्यादा सामने आई थी। हालाँकि ठीक है कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ था, उसमें जो न्यूक्लियर प्लांट का स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव हो सकता है, उसका विवरण थोड़ा कम था, तो उन्होंने जन जागरूकता बढ़ाई कि इससे आपको नेगेटिव सेंस हो सकता है। बट एक नेगेटिव सेंस ये भी था कि एक ज़रूरी है एनर्जी, मतलब एक विकासशील राष्ट्र के लिए ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं जो विदेशी राष्ट्रों से ऐसा सुनने में आया था उसमें, न्यूज़पेपर में जो आ रहा था कि उसको हवा दी गई थी ताकि, क्योंकि वो रूस के द्वारा प्लांट लगाया जा रहा था। अब किसी एक देश को वो पसंद नहीं था। मान लो जैसे यूएसए को पसंद नहीं था, तो यूएसए ने वहाँ पे एक नेगेटिव रोल निभाया है। तो ऐसे करके दिखा सकते हैं। आप उड़ीसा वाला जो नीमागिरी वाला है, वेदांता वाला जो मामला है, उसको लिख के बता सकते हो। कितने ऐसे मामले हैं जिनको आप बता सकते हो। जो केरल का साइलेंट वैली वाला पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल है, जिसमें जो वेस्टर्न घाट है, उसको लेकर कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो उस आंदोलन ने मतलब अच्छा काम किया वहाँ पे, एनजीओ ने अच्छा काम किया। बाद में वहाँ पे आपने देखा होगा कि बाइसपुर रिजर्व या नेशनल पार्क बन गया था साइलेंट वैली वाला। तो ऐसे करके, या ऊपर भी जो उत्तराखंड वाला जो एक आंदोलन हुआ था, उसको भी आप बता सकते हो एनवायरनमेंट को लेकर। ऐसी चीज़ें इसमें बतानी थी, आपके पास अच्छा होना चाहिए और रियल एग्ज़ाम में रियल बता रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे एड्रेस करके आ रहा था। ऐसे एड्रेस करके आया था, मतलब ये नर्मदा वाला, कुडानकुलम वाला, ठीक है? सारे यही पॉइंट मैं लिख के आया था वहाँ पे। मतलब कई बच्चे लिख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कोटेशन से लिख सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चन को कोटेशन से लिखा जाना चाहिए। वो जहाँ पे आपको कोटेशन की नीड है, वो एसे और एथिक्स हो गया आपका काम। यहाँ पे तो अब भूमिका किसकी है, जो मेन पूछा जा रहा है। देखो यार, कोटेशन कोटेशन भी आपका वैसा हो कि क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहा हो। अब जैसे आप इसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन में कोई एनवायरनमेंट का कोटेशन लिखोगे, तो वो कैसे इस क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करेगा? इस बात को भी समझो। ऐसे ही हर कहीं नहीं चिपकाना है। ऐसे भी कोई रिपोर्ट और डाटा लिख रहे हो, तो ऐसे ऐसे नहीं चिपकाना जो आपको आता है। थोड़ा-थोड़ा उससे मैच करता है। आपको ये भी देखना होगा कि क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आपने इसमें इसमें क्या किया? इंट्रो में आपने एनवायरनमेंट असेसमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो बॉडी पार्ट में आपके पास स्पेस बच गया कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को आप एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। आपने एक छोटी-सी डिमांड को, जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दिया। 3-4 लाइन में आपने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को बता दिया, इसलिए आपका स्पेस बच गया। इसमें आप कोटेशन लिखते, डाटा लिखते, तो आपको फिर से नीचे बताना पड़ता कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। थोड़ा तो बताना पड़ता आपको। तो थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, स्मार्ट बनो कि कौन-सी चीज़ कहाँ प्रेज़ेंट करनी है, इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। आपका क्वेश्चन तभी तो ना 150 वर्ड वाला आराम से 1.5 पेज में खत्म हो जाएगा और जो आपका टाइम बचा है, उसको आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, बड़े वाले क्वेश्चन है 250 वर्ड वाले, उसमें लगा सकते हो, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इस चीज़ को भी पकड़ना पड़ेगा आपको। निकिता, एग्जाम्पल तो याद आ जाते हैं क्योंकि आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैं हमेशा आपको इसलिए बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके पास भंडार है फिर नॉलेज का। क्योंकि डेली आप अपने डायरी लिखना ज़रूरी है। कई बच्चे बस वो पढ़ते रह जाते हैं, नोट नहीं करते चीज़ों को ना। नोट नहीं करोगे तो फिर याद नहीं रहेंगे, ये तो सत्य है, देख लेना। जो लोग पढ़ते ही रह जाते हैं, केवल पढ़ते, 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 उन्होंने खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, बट जब प्रेज़ेंट करनी बारी की आएगी ना, तो फिर कैसे उसको प्रोड्यूस करोगे कागज़ पर? एग्ज़ाम्पल एट ए पॉइंट विदिन सेकंड आपको कैसे सोचना है? तो वो तो आपके पास छोटे-छोटे नोट्स हो गए, उनको मल्टीपल टाइम रिवीज़न, 50 बार रिवीज़न होगा, तो वो कैसे याद नहीं होगा? ठीक है? हाँ, ग्रेट निकोबार जो आइसलैंड का प्रोजेक्ट, उसमें भी चर्चा में, वो इस कारण थोड़ा पेंडिंग हुआ था मामला। हाँ, तो आपके पास अच्छा है।
हालांकि फिर वो देखना पड़ता है ना कि यार डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। हमेशा ये आता है ना कि डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। जैसे ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट चल रहा था वहां पे, हम जानते हैं कि कितना वैसे भी सामरिक मुद्दे वहां पे चर्चा में, चीन की एक्टिविटी काफी बढ़ रही है। तो नो डाउट है ना, वो हमारे लिए नेशनल जो सिक्योरिटी है। आप ऐसा कह सकते हो, जब भी कोई लिखते हो आंसर है ना, तो आप नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लिखते हो तो वो आपका बढ़िया माना जाएगा। इन्वायरमेंट भी चलो एक स्टेक होल्डर है, बट नेशनल इंटरेस्ट भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से हम समझौता नहीं कर सकते है ना। तो वो आप अपना पॉइंट देख लिख सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव ली गई, बट कुछ एनजीओ ने कुछ ऐसे पॉइंट गिनाए, इससे फायदा क्या होगा, सरकार को उसकी ओर ध्यान चला गया। हो सकता है सरकार से वो पॉइंट मिस हो गया हो। तो हम पॉजिटिव लिखते हैं कि कई सारे ऐसे एनजीओ हैं, इन्वायरमेंट के कार्यकर्ता हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार की सकारात्मक आलोचना कर रहे हैं। उससे फायदा क्या होता है कि कहीं ना कहीं सरकार का एक पॉइंट वो भी ध्यान में जाता है कि हाँ, हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। कोशिश करते हैं जहां तक हो सके, मतलब किसी भी हम चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाए। बट जहाँ पे डेवलपमेंट की बात आएगी, नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, तो वहां पे हम इन चीजों को रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक है, एक रास्ता निकालना पड़ेगा हमें वहां से। ठीक है, याद आ जाएगा, सब बच्चों को याद आ जाएगा। मैं समझा रहा हूँ तो याद आ रहा है, इसका मतलब आपको वो चीजें पता है, बस आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी। इसीलिए तो ये 7 मिनट आपको दिए जाते हैं कि आप ना 7 मिनट थोड़ा सा माइंड को लगाओ कागज पे, है ना। इसीलिए तो दिया जा रहा है ना। मतलब यही तो फर्क हो रहा है। एक तो सामान्य हम किताब पे मॉडल आंसर देख रहे हैं, है ना, कोई भी मॉडल आंसर चेक कर रहे हैं, या नॉर्मली हम मॉडल आंसर देख रहे हैं। जो लोग वीडियो को भी देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके, जैसे रिकॉर्ड वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें 7 मिनट में, केवल ये देखने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक खुद इंप्लीमेंट नहीं करोगे उस पर, है ना, तो नहीं होगा यार, वो करना ही पड़ेगा। चलिए, जैसे आपने बात की थी कि सबसे अच्छी बात क्या है, इंट्रो में इसको बता दो किसको, इन्वायरमेंट, जो अपना इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या है, पर्यावरणीय प्रभावों आंकलन से तात्पर्य क्या है, किसी भी परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का मूल्यांकन या पहले ही आंकलन करना। एक हमने अच्छा सा यहाँ पे डायग्राम इनोवेशन किया है, ज्यादा नीड नहीं थी, बट हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि इसका फायदा क्या होने वाला है। क्योंकि इससे एक फायदा भी है, जो हम बताने वाले थे भूमिका, वो कहीं ना कहीं कीवर्ड से भी एड्रेस की जा सकती है। तो पर्यावरण प्रभाव आंकलन का एक डायग्राम बनाओ, और मोटा मोटी सतत समावेशी विकास, ये सारे कीवर्ड है ना जो आप लिख दो यहाँ पे, जो इससे होता है फायदा होता है, दक्षता, भागीदारी, सारे पॉइंट इसमें लिख सकते हो। इसके बाद में जो गैर सरकारी संगठन है या जो कार्य करता है, मैंने देखो कोई भी हेडिंग अपनी तरफ से नहीं लिखी है, जो क्वेश्चन में पूछा मैं वही हेडिंग यूज कर रहा हूँ। ये बहुत फर्क पड़ता है, और ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया था 3-4 मिनट लिखने के बाद समझ में आया था कि टॉपरों की जो कॉपियां देखी, जो फर्स्ट रैंक वाले उनकी देखी थी एक बार, तब समझ आया कि यार ये तो बहुत स्मार्टली, मतलब तुरंत चीजें लिखते हैं। उससे फायदा क्या होता है, अपन भी वही लिखेंगे जो पूछा गया है, भटकेंगे नहीं। पहले भटकाव आता था ऐसा, जब शुरू के 1-2 मेंस लिखे थे, उसमें भटकाव था कि मतलब पूछा क्या यार, हमने क्या लिखा है, क्योंकि हमने हेडिंग पकड़ी नहीं वो। तो हेडिंग पकड़ने से भी आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा इस बात का। तो जो क्वेश्चन में हेडिंग है वही हेडिंग हम देंगे, ताकि आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है हेडिंग को ही पढ़ के आप लिखोगे तो वैसे भी आपका भटकाव नहीं आने वाला है। कई बच्चे ऐसे, मैं अभी भी कई बच्चों का आंसर देख रहा था, अभी भी वही कर रहे हैं, अपनी जो क्वेश्चन में क्या पूछा अपनी मर्जी से लिख रहे हैं ठीक है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि हेडिंग यूज कर लो। जो क्वेश्चन में 2 पार्ट 3 पार्ट है, तीनों पार्ट की हेडिंग बना के उसके नीचे लिख दो, आपका आंसर परफेक्टली सही जाएगा। मैं कह रहा हूँ 4 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं फिर, चाहे उसमें आपके पास एग्जाम्पल नहीं है, डाटा नहीं है, आपने कुछ ना कुछ लिखा अपनी मर्जी से, है ना, तो भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और आप हेडिंग यूज नहीं करते और अपनी मर्जी से फिर कैसे कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो फिर आपका मुश्किल हो जाएगा काम। और जिन लोगों ने इन 4 में +2 करना है, तो डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट बनाना है, फिर डाटा अच्छे लिखने हैं, केस स्टडी अच्छी लिखनी है, एग्जाम्पल अच्छे लिखने हैं, तो आपको 6 नंबर की ओर चले गए। 20 के 20 आपके सब सही चले गए, तो आपको बेस्ट नंबर मिलने वाले हैं, टॉपर जैसे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी भूमिका, हाँ बाद में इंटरनेट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं कोशिश करके लाता हूँ सारा, इंटरनेट में जितना मुझे मिलता है, सब मॉडल आंसर सारा करके, गुणा गणित करके, क्योंकि इतना तो कंटेंट मेरे पास भी नहीं है माइंड में इतना कंटेंट तो है नहीं। आंसर, मॉडल आंसर अच्छे कैसे बनाने, तो सारा गूगल करना पड़ेगा फिर, जहां जहां से बेस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन कार्यकर्ताओं की भूमिका में आ गया। पहले पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में जवाबदेता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, जैसे पर्यावरणीय मुद्दों की जानकारी आम जनता के सामने रखते हैं। पर्यावरणीय कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी, जन जागरूकता का काम करते हैं। ऐसे 3-4 निगरानी और रिपोर्टिंग का काम करते हैं। 3-4-5 पॉइंट लिख दिए, और बाद में जो उदाहरण पूछे थे 4, जैसे पहले हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में लिख दिया, थोड़ा सा विवरण देना था तो 3-4 लाइन में विवरण दे दिया। कुड़ानकुलम वाला मामला दे दिया, ठीक है, और वेदांता वाला मामला दे दिया। ऐसे बहुत सारे, साइलेंट वैली का है मामला है, केरल 90-70 के आसपास है।
एक नहीं है, मतलब 10-20 आपको एग्जाम्पल न्यूज़पेपर से मिलने वाले हैं। और लास्ट में देखो स्पेस कम था तो 2 लाइन में लिखो, चाहे निष्कर्ष लिखना जरूरी है, वो भी पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है। कई बार मेरे कॉमन पॉइंट भी आते हैं समावेशी विकास, वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे में ये लिख रहे हैं। क्वेश्चन कैसा है उसकी डिमांड के हिसाब से वो अपने आप ही लिखा जाता है, कोई सोच समझ के नहीं लिखते हैं, वो एक हैबिट बन जाती है लिखने की, अच्छे कीवर्ड लिखने की, है ना। तो बढ़िया, आप लोगों का भी सही चल रहा है, जो बच्चे आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कीवर्ड कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी 250 वर्ड वाला ये क्वेश्चन है, और आज मैंने जो क्वेश्चन लिए 2024 वाले लिए हैं। अच्छी बात है कि आपके लेटेस्ट वाले मॉडल आंसर आपको मिल जाए, तो मैंने कोशिश की है, क्योंकि मैंने भी इस साल लिखे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इनका एक वो भी था, फ्रेमवर्क पता था कि कैसे क्वेश्चन एड्रेस होने चाहिए। तो आज जो क्वेश्चन है 2024 वाले क्वेश्चन है। चलिए 10 मिनट में आराम से कीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपदा प्रतिरोध क्या है, इसमें कई सारे पार्ट है, सब पार्ट इसमें। तो सबसे पहले आपदा प्रतिरोध क्या है, तो आपके लिए अच्छी बात होगी कि इंट्रो में आप इसको ही बताओ कि आपदा प्रतिरोध क्या है। आपदा प्रतिरोध मतलब सारा इसमें आ जाएगा, आपदा प्रबंधन का, कैसे हम एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं ताकि जो आपदाएं हैं ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। सामान्य दृष्टिकोण से इसमें लिख सकते हो आपदा प्रतिरोध के बारे में। अब बॉडी पार्ट में आए तो कितने देखो सब पार्ट है इसमें, कैसे निर्धारित करते हैं आपदा प्रतिरोध को, निर्धारण कैसे करेंगे आपदा, ये पहला पार्ट है इसका, आपदा प्रतिरोध का निर्धारण, निर्धारित कैसे करेंगे, कौन से इसके कीवर्ड आएंगे आप निर्धारित करने वाले। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी पार्ट में एक डायमेंशन होगी। सेकंड डायमेंशन क्या है, एक प्रतिरोध ढांचे की विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। विभिन्न तत्व है, विभिन्न तत्व जो हमने देखा था ना पहले अपने नोट्स में भी है, आपदा से पूर्व है, ये सब लिखा हुआ है। विभिन्न तत्वों को बताना है, आपदा से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद में, कैसे हम उनका संबंध वाले काम करेंगे, कैसे रिकवरी करेंगे प्लान, ये सारे इसमें विभिन्न तत्व आएंगे। किसके, एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्व आ जाएंगे। निर्धारित कैसे करेंगे, उसमें कुछ कीवर्ड आएंगे। ठीक है, और मेन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपदा इसका सेंडाई जो फ्रेमवर्क है तीसरा, इसके जो लक्ष्य पूछे उन्होंने, साफ साफ वही पूछा है कि वैश्विक लक्ष्यों का उल्लेख। सबसे अच्छा फायदा क्या हुआ, जो अपने नोट्स है उसमें वो लक्ष्य लिखे थे, कौन से, 7 लक्ष्य और 4 प्राथमिकताएं। तो ये बहुत आसान हो गया फिर क्वेश्चन हैंडल करना, क्योंकि अपने नोट्स में दिया गया था पहले, हमने यूट्यूब पे पढ़ लिया था इसको। और लास्ट में फिर आपका निष्कर्ष, निष्कर्ष पॉजिटिव लिख सकते हैं अच्छे से, ये चीज है। यदि आपने ये इस फॉर्मेट में लिखा है तो आपका आंसर अच्छा है। अब आप ये सोचो आपने कौन सा पॉइंट मिस कर दिया, है ना, इस फॉर्मेट पे लिखा जाना चाहिए। तो एक एक करके इन पे बात करते हैं मॉडल आंसर में, कि कौन कौन से इसमें तत्व हैं, प्रतिरोध क्या है, सारी चीजों की बात करते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में वही जो क्वेश्चन में पूछा है, टू दी पॉइंट लिखेंगे, आपदा प्रतिरोध क्या है, वह क्षमता जिससे कोई व्यक्ति, समुदाय या समाज प्रकृति के मानव निर्मित आपदाओं से उभरने, उनसे निपटने और पुनः सामान्य स्थिति में आने की क्षमता रखता है। मतलब वो सारा आ गया इसमें, आपदा से पूर्व से लेकर आपदा के एंड होने तक, और उसके बाद में जो रिकवरी प्लान है, इस परिभाषा में आ गया। तो ऐसी सामान्य परिभाषा आप लिख सकते हो कि आपदा प्रतिरोध से मतलब यहाँ पे ये है। मतलब कई बार आता है ना कि ऐसा एक लचीला ढांचा बनाना है, जो कहीं नहीं कि जो भी आपदा आती है उससे मतलब बहुत कम उसका नुकसान हो पाए, और नुकसान हो भी तो बहुत जल्दी उसकी रिकवरी हम कर लें। तो ये है आपदा प्रतिरोध। तो इसके प्रतिरोध का निर्धारण का जो पॉइंट थे कि कौन से तत्व इसको निर्धारित करते हैं, जो क्वेश्चन में मेन डिमांड थी ना पहली वाली, कि आपदा प्रतिरोध क्या है, वो इंट्रोडक्शन में लिख दिया। इसे कैसे निर्धारित किया जाता है, प्रतिरोध को कैसे निर्धारित करेंगे, आप बताओ कैसे करेंगे। तो ये हम ध्यान रखेंगे कैसे हम अपनी जो संरचनाएं हैं, जैसे आप कहीं भी भवन निर्माण करते हो तो आपके एरिया का एक कोड होता है कि वहां पे अर्थक्वेक कैसा आता है, तो उसके हिसाब से आपका जो भवन है निर्माण उसका होना चाहिए। कोई नदी का कैचमेंट एरिया में तो आप कहीं बसाव नहीं कर रहे हो, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं, जैसे कोई पुल बनाया जा रहा है, तो ये देखा जाता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, मतलब धरातल कैसा है। कहीं मतलब जैसे सड़कें बनाते हैं, जैसे कोई हिली एरिया है जहाँ पे विशेषकर जैसे बर्फबारी होती है या बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ जमी रहती है तो वहां पे हो सकता है कल को बर्फ हट जाए, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो टूट जाएगा। ऐसे कोई कास्ट टोपोग्राफी कहीं भी है ना, तो उससे अपर्दन होकर हो सकता है आपने भारी भरकम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और वो तो उसका नुकसान हो जाएगा। परमाफ्रॉस्ट वाले एरिया में ये ध्यान रखा जाता है। पहले एक समय में जब शुरू शुरू में लोगों को पता नहीं था, या जो वैज्ञानिकों को पता नहीं था, तो ऐसे कहीं भी कोई हाईवे बना दिया
या कहीं भी कोई रेल मार्ग बना दिया, बाद में परमाफ्रोस्ट वाली बर्फ पिघल गई, वो नीचे धस गया। तो ये चीजें क्या होता है, आपदा प्रबंधन से पहले हमें आकलन करना पड़ेगा, हमारी जो संरचनाएं की जो मजबूती है वो कैसे होनी चाहिए। साथ में हमें जोखिम का आकलन करना चाहिए। हम कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कि हर एक के मैप बने हुए हैं कि कहाँ पे सूखा आता है, कहाँ पे चक्रवात की घटना घट सकती है। पहले से हम उन चीजों को लेकर तैयार हैं, ठीक है। और पर्यावरण सुरक्षा भी उसमें जरूरी है। साथ में सामाजिक और आर्थिक लचीलापन, मतलब इसमें यह होता है कि कई बार हो सकता है वो समुदाय बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाए, उसकी आर्थिक सामाजिक समस्याएं, रोजगार की समस्याएं, स्वास्थ्य का संकट, खाने का संकट, पेयजल का संकट वहां पे हो सकता है। तो वो लचीलापन भी होना चाहिए। समुदाय की तैयारी और भागीदारी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको हमने एक फ्लो चार्ट से दिखाया, बट क्वेश्चन में पूछा तो थोड़ा सा इसका व्याख्या भी करते हैं। एक लाइन में, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 3 डिमांड ऑलरेडी ज्यादा है। जो कि मूल्यांकन करना है, संभावित क्षेत्रों का हमें क्या करना है, आकलन करना है, मैपिंग तैयार करना है, पहले से प्रोन वाले एरिया तैयार रखने हैं कि हीट वेव कैसे आ सकती है। हम जानते हैं कि मार्च अप्रैल के आसपास इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में विशेषकर हीट वेव आने लगती है। तो पहले से ही जो आपदा प्रबंधन टीम है या जो संस्थान है वो उसमें काम करने लगते हैं, पहले से ही आपको सूचना मिलने लग जाएगी कि आपके एरिया में इतना तापमान जाने वाला है। तो ये सब आकलन का ही, मूल्यांकन का ही काम है। इसके अलावा उसकी मजबूती, मतलब हम क्या काम कर सकते हैं उसको लेकर, समुदाय की तैयारी कैसी होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक लचीलापन उसमें क्या है, पर्यावरणीय सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट इसमें लिख दिए। अब इसके विभिन्न तत्व क्या है, प्रतिरोध ढांचे की विभिन्न तत्व क्या है। अब देखो, जब क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, एक्सप्लेन करेंगे तो सेकंड पार्ट जो सेंडाई फ्रेमवर्क वाला छूट जाएगा। तो इसको एक डायग्राम से प्रेजेंट कर दिया, जो हमारे नोट्स में भी है कि कैसे हम जोखिम की पहचान करते हैं, आकलन करते हैं, जोखिम न्यूनीकरण के लिए पूर्व तैयारी हम करते हैं, प्रतिक्रिया आपदा के दौरान क्या क्या घटक उसमें हो सकते हैं। चाहो तो कई बच्चों ने इसको एक्सप्लेन भी किया, तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए उसमें क्या हो सकता है। उसके बाद में एक मेन डिमांड थी अपनी सेंडाई फ्रेमवर्क वाली, जो टू दी पॉइंट अपने नोट्स में लिखी थी, क्वेश्चन में वही पूछा है वैश्विक लक्ष्य से। और क्वेश्चन अच्छी बात है कि इसका क्वेश्चन का काफी बड़ा पार्ट ये इसमें पूछा गया है। तो अपने नोट्स में दिए गए 7 लक्ष्य और 4 प्राथमिकताएं। पहले लक्ष्य कौन से, यही मैं लिख के आया था वहां पे कि 2030 तक हमें ये करना है, कितनी मतलब 1 लाख से कमी लानी है, सेम कीवर्ड एकदम लिख के आया था। 2030 तक ये करना है, सकल घरेलू उत्पाद को लेकर जो नुकसान होता है उसको कम करना है, समता विकास हमें ध्यान रखना है, आधारभूत ढांचे को तैयार करना है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर जो भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। और इसमें 4 प्राथमिकताएं भी हैं, उनको भी बता दिया, और लास्ट में एंड हो गया। तो इसमें ज्यादा स्कोप था ही नहीं कि बहुत ज्यादा आपको पैराग्राफ में लिखना है, बहुत ज्यादा मोटा मोटी पॉइंट और कीवर्ड में आप लिख सकते थे। हाँ, मतलब वो हर एक क्वेश्चन की अलग अलग एक डिमांड होती है, आप इस चीज को पकड़ रहे हो, ये अच्छी बात है कि हमने इंटरनल सिक्योरिटी में भी ये देखा, सोसाइटी में भी देखा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं आपदा प्रबंधन में भी ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बहुत सारे सब टॉपिक पूछ रहे हैं वो। तो उससे उससे फायदे ज्यादा है अपने को, नुकसान कम फायदे ज्यादा है, क्योंकि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा तो हम वैसे भी जानते हैं, इतना पढ़ के आप जाते हो वहां तक, तो मोटा मोटी सब जानते हो। और हर एक एड्रेस का सही एड्रेस कर पाए हर एक बिंदु को आप, तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने सही लिखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शहरी बाढ़ वाला कई बच्चे सोचते हैं कि आता नहीं है ये कितनी बार पूछा होगा, शायद तीसरी या चौथी बार आ गया होगा ना। बादल फटने वाला पहले भी लास्ट ईयर या उससे पहले था, दोबारा इस साल भी आ गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का तो फायदा ये है कि थीम रिपीट है या क्वेश्चन रिपीट है, या क्वेश्चन का थोड़ा रूप चेंज करके उन्होंने रिपीट कर दिया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने ज्योग्राफी में बहुत सारा कंटेंट पढ़ा हमारी ज्योग्राफी क्लास में, तो वो कंटेंट भी अच्छा काम आ जाएगा यहाँ पे। 250 वर्ड में देखो, इसको बढ़िया से करना है क्वेश्चन को। उसमें वो केस स्टडी भी उन्होंने पूछी है कि मतलब 2 एग्जाम्पल पूछे हैं इसमें बाढ़ के ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे चले गए थे एग्जाम में, जैसे अभी हम यहाँ कर रहे थे वैसे रियल एग्जाम में भी हो गए थे। GS3 मतलब काफी अच्छे से हैंडल हो गया था। अब मार्क्स कितने आते हैं वो तो पता नहीं, यूपीसी का पैटर्न रहता है एक, किस पेपर में क्या मार्क्स देंगे वो। चलिए इसको 10 मिनट में कीजिए। करो ये। तो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है, जैसे यहाँ पे लिखा है जलवायु प्रेरित आपदा है, तो हमारे मन में आता है कि नहीं, दोनों है, मानवीय भी है और जलवायु भी है। तो यहाँ से इंट्रो तैयार हो गया, देखो आइडिया लग जाता है कि इंट्रो में क्या लिखना है। तो मोटा मोटी ये लिख सकते हो कि हाल ही में जैसे चरम जलवायु की घटना बढ़ी है ना, या आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, सामान्य दृष्टिकोण से आप लिखो चाहिए इसको ना। तो इसको लेकर हम लिखते हैं कि हाँ जलवायु शहरी बाढ़ की संख्या बढ़ी है, उसमें जलवायु और मानवीय दोनों कारक जिम्मेदार है। इंट्रो में आपने ये बता दिया, ठीक है। अब इसकी कारण क्या है, आगे जो है ना पूछा आपदाओं के कारण की चर्चा करनी है। तो कारणों में आगे हम जब बॉडी पार्ट में जाएंगे, पहली जो डिमांड है हमारी बॉडी पार्ट की, पहली डिमांड क्या है, आपदा के कारणों की चर्चा करना है, पहली मेन डिमांड है। और इसने पहले यहाँ लिखा कि जलवायु प्रेरित है, तो ये हमें लिखना है, दोनों साथ लिखना है कि इसमें प्राकृतिक कारक कौन से हैं, मतलब इसका, हाँ प्राकृतिक कारक लिखते हैं पहले।
कि प्राकृतिक कारक कौन से हैं और मानवीय कारक कौन से हैं। अब इसमें काफी ज्यादा लिख सकते हो, ये दोनों डिमांड एक साथ एड्रेस हो जाएगी कि इसमें प्राकृतिक वाले में जलवायु प्रेरित भी लिख सकते हो, बाकी और भी कारक है, साथ में मानवीय कारक भी इसमें लिखो। तो एक मेन बॉडी पार्ट की एक मेन डिमांड आपने एड्रेस कर दी यहाँ पे, ठीक है। पिछले 2 दशक में अब 2 आपको कोई नहीं कोई एग्जाम्पल देके बताने, भारत में आई 2 प्रमुख बाढ़ों का विशेषताओं को उल्लेख करना है। बॉडी पार्ट की जो सेकंड डिमांड है, आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं, कोई जैसे मुंबई और चेन्नई की बाढ़ का एग्जाम्पल दे दो। मुंबई और चेन्नई की बाढ़ रिसेंटली हाल ही में तो बहुत सारी शहरी बाढ़ आई, पुणे, हैदराबाद, श्रीनगर, गुरुग्राम, दिल्ली में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है आजकल, वो बता सकते हो। और भारत की उन नीतियों, आपको ये बताना है, थर्ड जो डिमांड है, थर्ड डिमांड ये है इसकी बॉडी पार्ट की कि उन नीतियों ढांचों का वर्णन करना है जिनका वजह से ऐसी बाढ़ों से निपटना है, भारत की उन नीतियों। तो इसके अंदर जो सरकार का फ्रेमवर्क वो भी बताना है, साथ में आपके पास जो इनोवेशन सुझाव होते हैं, जैसे स्पोन सिटी का एग्जाम्पल है, जापान का मॉडल इसमें है, डेनमार्क का मॉडल है, ये सारे इसमें आप बता सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना था। तो सबसे पहले तो देखो, आप कुल मिला की बात यही है कि क्वेश्चन की डिमांड समझो क्या पूछा है। सेम पार्ट इसमें भी 3 पार्ट पूछे हैं, उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एक चाहो तो इसमें इनोवेशन हो सकता है, इंडिया का मैप बना के इसमें शहरी बाढ़ का आप बता सकते हो, मोटा मोटी। जैसे यहाँ पे श्रीनगर में शहरी बाढ़ आई थी, यहाँ पे दिल्ली गुरुग्राम में घटना घटी है, मुंबई में अक्सर होती है, पुणे में ऐसी घटना घटी है, पुणे दिखा दो। यहाँ पे साउथ इंडिया की तरफ चेन्नई में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है। जहां जहां ऐसा आपको इनोवेशन लगता है, इंडिया का मैप से भी प्रेजेंट कर दो उसको। ये मैप मैंने पहले आपको दिए, आपको कितनी हेल्प हो जाएगी इन चीजों से। ऑलरेडी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके मैप अपने तैयार है पहले से ही। शानदार एक इंट्रो लिखो जो नए नए के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, कि हाल ही में हमने क्या देखा, वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण चरम जलवायु की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इससे शहरी क्षेत्रों में भारी वर्षा से बाढ़ की समस्याएं देखी गई। इसमें हालांकि मानवीय कारक को भी हम देख सकते हैं, इनका प्रभाव भी देखा जा सकता है। इसका मतलब हमने इंट्रो में ये बात क्लियर कर दी यहाँ पे कि शहरी बाढ़ के कारण केवल जलवायु परिवर्तन वाले नहीं है, दोनों कारक जिम्मेदार है, दोनों कारकों को हमने बताया है। और क्वेश्चन में पूछा था जलवायु प्रेरित है, लेकिन ठीक है, मेन वो चीज आप बता सकते हो कि नहीं, दोनों कारक इसमें जिम्मेदार है। फिर देखो यहाँ दोबारा से स्पष्टीकरण दिया है कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ केवल जलवायु प्रेरित आपदा ही नहीं है, अपितु इसमें मानवीय कारक भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाल ही में चेन्नई व मुंबई शहरों की बाढ़ में हमने इस कारकों को देखा है। फिर इसको एक अच्छे से प्रेजेंट करना है कि शहरी बाढ़ के कारण क्या है, प्रेजेंट करने का तरीका देखो आराम से। प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक, जैसे ये मॉडल आंसर लिया है ना, इसमें इस मॉडल आंसर में मैंने एक सिंगल वर्ड है ना उससे नहीं देखा है गूगल से, ये मेरा मन से जो माइंड में था वही लिखा है, कोई एक सिंगल वर्ड गूगल से नहीं चुराया है, ठीक है, कोई कॉपी की नहीं किया है। तो ये रियल एग्जाम में सेम एज इट इज वैसे लिख के आया था। तो ये रियल आप एकदम आप कह सकते हो ये 10 मिनट के अंदर लिखा गया है, 10-11 मिनट वाला एग्जाम्पल एकदम। तो आपको ये भी साथ बताऊंगा कि कहाँ मतलब फास्ट लिखना होता है, कैसे, देखो ये राइटिंग चल जाएगी, सुंदर राइटिंग है। मैं कह रहा हूँ लिखते लिखते आजकल अपने ये 3 महीने वाले पहले वाले नोट्स देखो और आज वाले नोट्स देखो, कितना अंतर आ गया लिखते लिखते, वो आप में भी अंतर आएगा, आने लग गया। कई बच्चों की राइटिंग में देख रहा था जो मॉडल आंसर भेजते हैं, कितना इंपैक्ट आने लगा है उस चीज का। तो इसको हम बताएंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, प्राकृतिक कारणों को और मानवीय कारकों को साथ लेंगे, क्योंकि कारण पूछे ना उन्होंने बॉडी पार्ट में। तो जलवायु परिवर्तन एक कारण हो गया, जैसे प्राकृतिक में हम देखते हैं चरम जलवायु घटना होती है, आईपीसी की रिपोर्ट यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी। चक्रवातों में आजकल वृद्धि देखने को मिल रही है, लानिना की घटनाएं घट रही है, कम समय में अधिक वर्षा हो रही है, तो ये एक बड़ा फैक्टर देखने को मिला है। कई जगह ऐसा देखा है, मतलब अधिक वर्षा के कारण पुणे, हैदराबाद शहरी बाढ़ आई है वहां पे। तटीय एक अवस्थिति भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मुंबई में बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि कहाँ पे पश्चिमी घाट, मतलब ये अरब सागर की शाखा, मानसून 400 सेंटीमीटर वर्षा, कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। तो मुंबई शहर की वैसे भी आप जानते हो वहां पे कई सारे और भी संकट है, मानवीय संकट है। तो वो आप बताओ, आर्द्रता में आजकल वृद्धि देखने को मिल रही है। अवस्थिति भी एक बड़ा फैक्टर, जैसे गुरुग्राम की जो अवस्थिति इस प्रकार की है कि थोड़ा वो खड्डे में बसा हुआ है। बाकी इधर अरावली पर्वतमाला है, वो एक ऐसा कहते हैं कि पहाड़ियों के बीच में एक उसका ढाल जो है ना वो सेंटर की ओर है, जो शहर की ओर है, इसलिए वहां पे बहुत कम वर्षा में जल्दी पानी भर जाता है। श्रीनगर का बसाव आप देखोगे जैसे नदियों के किनारे है, किसी नदी, हैदराबाद का आप देखोगे मूसी नदी है। तो ये अवस्थिति फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है कहीं कहीं पे, ये भी मायने रखता है। वहां की चट्टानें कैसी है, जल्दी पानी भर जाएगा, प्राकृतिक जो है घटनाएं वो भी होता है। ऐसे ही फिर मानवीय कारकों में आप देखोगे, जैसे हमने सबसे ऊपर रखा है कि हमने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है किसको, प्राकृतिक वेटलैंड को इनका पहुंचा है। तो चेन्नई की बाढ़ का तो कारण ही ये था, ये केस स्टडी हम कितनी बार चर्चा में कर चुके हैं। और इसको ऐसे प्रेजेंट करो यार, बहुत ही बढ़िया तरीका है प्रेजेंट करने का, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल आंसर आपके लिए है, ठीक है। मानसून पूर्व सीवरेज की लाइनों की सफाई नहीं करते, मुंबई में ऐसा देखा जाता है। सुशासन का अभाव देखा जाता है, क्योंकि आपस में जो जितनी बॉडीज है, जैसे हमने दिल्ली में भी जो यूपी से एस्पिरेंट के साथ घटना देखी, वो एक शहरी बाढ़ का एग्जाम्पल था जहां पे क्षति हुई है लोगों,
अपनी मतलब अपनी कम्युनिटी से, जो अपनी यूपी एस्पिरेंट है, उनको नुकसान हुआ। तो ये ज़िम्मेदार है कि वहाँ की जो संस्थाएँ हैं, वो सही काम नहीं कर रही। तो बाढ़ शहरों में बाढ़ के लिए ज़िम्मेदार वहाँ की बॉडीज़ भी है, नगर निगम भी ज़िम्मेदार है। वनों का विनाश है, वहाँ का जो लैंड यूज़ है, काफ़ी बदलाव आ गया, कंक्रीट के जंगल बना दिए हम लोगों ने। अनियोजित प्लानिंग हमारी है, अवैध निर्माण कहीं भी हो जाता है, तो दोनों कारकों को खुल के इसमें बता दिया है। इसके अलावा 2 दशकों में जो बाढ़ के एग्ज़ाम्पल उनका एग्ज़ाम्पल देके बताओ। 2 एग्ज़ाम्पल लिए हमने, मुंबई बाढ़ का 2005 और चेन्नई बाढ़ का एग्ज़ाम्पल लिया। जो-जो इसमें घटनाएँ थी यहाँ पे विशेषकर हम जानते हैं, मुंबई में मेन कारण मानसून का फैक्टर ज़्यादा रहता है और साथ में यहाँ की जो एक नदी का एग्ज़ाम्पल रहता है, मीठी नदी जो है, उस पर काफ़ी कैचमेंट हो गया और उसके अलावा सीवरेज लाइन जो है ना, वो काफ़ी नुकसान मानसून से पूर्व उसका साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार चेन्नई का एग्ज़ाम्पल है, तटीय लोकेशन है, चक्रवात की घटनाएँ, बाढ़ और वहाँ पे वेटलैंड को नुकसान पहुँचाने वाले फैक्टर आप यहाँ पे लिखो। ये तो विवरण देखिए कितना विवरण लिखोगे। और इसका आप समाधान क्या हो सकते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं? तो हमारे ऑलरेडी हम आपदा प्रबंधन को लेकर प्राधिकरण बना हुआ है, एनडीए में एक जो बना हुआ है, ठीक है? और इसमें भी फिर स्टेट का है और जिले का भी बना हुआ है। साथ में स्मार्ट सिटी मिशन में तो ये किया गया था ना, कैसे शहरों का हम वो करेंगे, बसाव करेंगे, ताकि ये चीज़ें हम देखें। यानी डेवलपमेंट के साथ आपदा प्रबंधन करेंगे। अभी जो जो भी सड़कें बन रही है, जो भी हाईवेज़ बन रहे हैं ना, या पुल बन रहे हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्षा का पैटर्न कैसा है? अचानक वर्षा आई तो कैसे यहाँ की जल की निकासी हम करेंगे? इसको बोलते हैं डेवलपमेंट के साथ आपदा प्रबंधन। पहले ये होता था कि एक चीज़ और देखने को मिलती है इनमें, कि जो डिपार्टमेंट होते हैं कि एक कोई खाई खोद के गया, फिर सड़क बनी, फिर कोई केबल वाला आया, फिर पानी वाला आया, तो वो सड़कें टूटती-फूटती रहती है। कोई उनका वो आपसी जो समन्वय है वो नहीं हो पाता। लेकिन अभी ऐसा होने लगा है, गवर्नेंस में नई चीज़ आने लगी है, कि जितनी भी बॉडीज़ आपस में मतलब बैठ के बात करें इस चीज़ पर कि कैसे हमें डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा सेंडाई फ्रेमवर्क आप ये भी है, इसके जो लक्ष्य हैं हमने अपनाए हैं और स्पन सिटी का एग्जाम्पल भी आप चीन मॉडल लिख सकते हो। प्राकृतिक वेटलैंड संरक्षण का एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है 2010 का और शहरी बाढ़ रोकथाम के लिए जापानी मॉडल यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जो अटल मिशन, अमृत मिशन जिसको बोलते हैं हम, वो भी है, तो इनको बता सकते हैं। एसडीजी लक्ष्य कौन-सा 11 वो बता सकते हो आप, ऐसे करके इनमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप मॉडल आंसर यूज़ कर सकते हैं।